नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। देखिए बच्चों, हम हमारे PT2 एग्जाम्स के बाद अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम हमारे फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमें अपनी जो कमियां थी, जो हमारी प्रीवियस जो हमारी मिस्टेक्स थी, आपने जो अपने पढ़ाई में जो कमियां छोड़ी, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। देखिए, आप सभी को ये पता है कि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और इस स्थिति में भी आप अपने आप को दक्ष करने में सक्षम होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बच्चों हमारा पाठ 16 चिट्ठी के अक्षर। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि यदि हम कोशिश करेंगे तो हम हर संभव कोशिश कर सकते हैं अपने मार्क्स अच्छे लाने की। देखिए, जिन बच्चों के मार्क्स PT1 हाफ ईयरली में कम आए थे और शायद PT2 में भी कम आए हैं, वो अब फाइनल एग्जाम्स के लिए अपने आप को बहुत ही अच्छे से तैयार करें। तो देखिए, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर चिट्ठी के अक्षर। ये चैप्टर भी हमें कुछ यही सिखा रहा है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक विकलांगता उसके किसी भी कार्य में रुकावट पैदा नहीं कर सकती है। अर्थात यदि व्यक्ति चाहे तो उसकी कोई भी शारीरिक विकलांगता हो, वह उसके किसी भी कार्य को रोक नहीं सकती और किसी भी कार्य में उसकी परेशानी पैदा नहीं कर सकती। इसी तरह देखिए, अब्राहम लिंकन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, जो देखिए क्या है कि साधारण दिखने वाले लोग, जो लोग साधारण दिखते हैं, दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। अर्थात जो लोग सिंपल दिखते हैं, कहते हैं ना सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये हमारे गांधी जी के विचार थे, सादा जीवन, उच्च विचार। तो सेम वही बात अब्राहम लिंकन ने कही है कि जो लोग साधारण दिखते हैं वो इस दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोग क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी जिंदगी को सादगी में जीना पसंद करते हैं, साथ ही साथ अपने विचारों में उच्च श्रेणी की कोटियां गाते हैं। उनके विचार कैसे होते हैं? उच्च श्रेणी के। गांधी जी की तरह ही अब्राहम लिंकन के विचार भी यही हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो देखिए, चिट्ठी के अक्षर चैप्टर है, उसके शब्दार्थ डिस्कस करते हैं पहले ही। देखिए, शब्दार्थ क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि शब्दार्थ डिस्कस करने के बाद ये जो नए शब्द हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें उनके अर्थ आएंगे, और यदि हम उनके अर्थ समझ जाएंगे तो होगा क्या, चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, फर्स्ट शब्दार्थ है लिखावट। लिखावट क्या होता है बच्चों? लिखाई। लिखाई अर्थात राइटिंग। हम किस तरीके से अपनी हैंड राइटिंग लिखते हैं, वो होती है हमारी लिखावट। नेक्स्ट देखिए, सांचे में ढले अक्षर। सांचे में ढले, सांचा क्या होता है बच्चों? सांचा मोल्ड जानते हो? मोल्ड, जैसे आपने कभी क्ले से, बचपन में क्ले से कोई मतलब जैसे कोई पिक्चर बनाई हो, या कोई से ट्रायंगल या हॉरिजॉन्टल या फिर कोई स्क्वायर या सर्कल, ऐसी शेप्स बनाई हो, तो मोल्ड होती है ना, मोल्ड, उस पर हम क्ले को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद उससे क्ले को बाहर निकालते हैं। तो जो हमारा मोल्ड होता है ना, जिस भी आकार का हमारा मोल्ड होता है, उसी आकार का क्या हो जाता है? हमारा क्ले। उसी तरह बहुत ज़्यादा जैसे पेपर मशीन वाली चीज़ें होती हैं, उनमें भी हम कई चीज़ मोल्ड में करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे केक बनाते हैं, केक तो आप सबको पसंद है, सभी बच्चों को पसंद होता है केक, तो इवन मुझे भी पसंद होता है। तो देखिए, जो हम केक बनाते हैं, तो केक बनाने के बाद फिर ये जो बैटर होता है केक का, उसको भी हम किस में डालते हैं? मोल्ड में। मोल्ड मतलब एक सांचे में। जिस सांचे में हम उसको डालते हैं केक के बैटर को, तो केक बनने के बाद केक किस आकार का होता है? जिस आकार का वो मोल्ड होता है। देखिए, सांचे में ढले अक्षर, अक्षर कैसे थे? सांचे में ढले हुए, यानी एक भी अक्षर एक दूसरे से अलग नहीं था। एक मोल्ड को हम जितनी बार भी प्रयोग करेंगे, क्या उसकी जो हम चीजें यूज बना रहे हैं, क्या उनमें अंतर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मोल्ड तो एक ही है, सांचा तो एक ही है। तो सांचे में ढले अक्षर एक जैसे सुंदर अक्षर, एक जैसे सुंदर अक्षर, बिल्कुल एक जैसे, ना छोटे ना बड़े ना ऊंचे ना नीचे, कैसे भी नहीं, बिल्कुल एक समान। नेक्स्ट देखिए, अनायास। अनायास का मतलब क्या होता है? अचानक। जैसे कोई चीज अचानक से हमारे सामने हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? अनायास। नेक्स्ट है
साप्ताहिक। ये साप्ताहिक क्या होता है? अब देखिए, हम कहते हैं मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक। तो देखिए, मासिक किसे कहते हैं बच्चों? मासिक कहते हैं जो मंथ में एक बार चीज होती है, यानी कोई भी, जैसे आपकी पीटीएम, जब आप स्कूल में आते थे तब मंथली पीटीएम होती थी ना। मंथली किसे कहते हैं? जो हर महीने एक बार होती है, महीने में एक बार, उसे कहते हैं मासिक। क्या कहते हैं? महीने में एक बार होने वाली चीज को बच्चों मासिक। और हम इसी तरह कहें कि पाक्षिक किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, पाक्षिक किसे कहते हैं? पाक्षिक का मतलब होता है पक्ष, जो एक पक्ष में होता हो। अब देखिए, इससे जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद है कि आपको मैंने उस चैप्टर में एक टॉपिक डिस्कस करवाया था, जो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ था, कुछ नहीं भी था, पर फिर भी मैंने आपको वो चैप्टर एकदम से क्लियर करवाया था। अब मैं आपको बताती हूँ वो चैप्टर था क्या। वो टॉपिक था हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष कौन सा होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये बताया था कि एक पक्ष की ड्यूरेशन कितनी होती है बच्चों? 15 डेज, 15 दिन की। कितने दिन की? 15 दिन की। तो देखिए, जो एक पक्ष में होता हो, पक्ष यानी 15 दिन में एक बार होता हो, उसे कहते हैं पाक्षिक। बात समझ में आ रही है? जो महीने में एक बार होता है उसे कहते हैं मासिक, जो पक्ष में एक बार होता है उसे कहते हैं पाक्षिक। अब देखिए, सप्ताह। सप्ताह क्या होता है? सप्ताह यानी 7 दिन का एक सप्ताह, जिसे इंग्लिश में आप वीक कहते हैं। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। तो 1 वीक में जो एक बार काम होता है, सप्ताह में जो एक बार काम होता है, उसे कहते हैं हम साप्ताहिक। समझ में आई बात? महीने में एक बार जब कोई काम हो तो उसे मास में एक बार होने वाला मासिक, पक्ष में एक बार होने वाला पाक्षिक, और सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। बात समझ में आ गई? मास क्या होता है? मास यानी 1। पक्ष क्या होता है? पक्ष यानी 15 डेज का ड्यूरेशन, 15 दिन का। और सप्ताह क्या होता है? आपका वीक। जैसे आप अपनी फीस जमा करवाते हैं तो क्वार्टरली करवाते हैं ना, 3 मंथ्स में करवाते हैं ना, 3 मंथ्स की फीस एक बार। इस बार आपने इंस्टॉलमेंट कोरोना की वजह से 4 महीने की 3 बार करवाई है। वो समझ में आई मेरी बात? यानी एक ग्रुप। तो सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। नेक्स्ट देखिए, नियत। नियत यानी निश्चित है ये काम। ये काम नियत है, ये काम एकदम निर्धारित है। हम कहते हैं ना, फिक्स है, ये काम तो होगा ही होगा, निश्चित है, ये काम होगा ही होगा। सम्मिलित का अर्थ होता है बच्चों शामिल। सम्मिलित का अर्थ क्या होता है बच्चों? शामिल। प्रश्न कौंधने। प्रश्न कौंधने का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज को देखकर हम अचानक से क्यूरियोसिटी होती है हमारे माइंड में, अचानक से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हम इसके बारे में कुछ पूछें या इसके बारे में जाने कुछ चीजें, जो दिमाग में अचानक से जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है ना प्रश्नों की, उसे कहते हैं प्रश्न कौंधना। कौंधना मतलब उठना, प्रश्न जागना मन के अंदर किसी चीज को देखकर प्रश्नों का जागना, उस चीज के बारे में पूछने के लिए। देखिए, टकटकी। टकटकी मतलब एक टक, किसी चीज को देखकर हम एकदम से देखते ही रह जाएं। विस्मयादिबोधक किया था। विस्मयादिबोधक में क्या होता है? किसी चीज को देखकर हम एकदम से आश्चर्य करते हैं, एकदम से दुखी होते हैं, एकदम से घिन आती है, एकदम से बड़े मतलब खुश होते हैं, एकदम से अजीब सी फीलिंग होती है। तो एक टक मतलब एकदम से देखते ही रह जाना किसी चीज को। कोई ऐसी चीज जो हमें अनबिलीवेबल लगे तो उसे हम एकदम देखते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं टकटकी लगाना। एक टक देखना उस चीज को, एकदम अपनी नजरें बिल्कुल भी नहीं हटाना। नेक्स्ट है आपका भापना। भापने का अर्थ होता है बच्चों किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना। जैसे हमारे ये चैप्टर पढ़ा था हमने, आप बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? श्रेय। हमने श्रेय चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें ये वाला वर्ड आया था भापना, कि पेड़ क्या भाप गया था? पेड़ इस चीज को भाप गया था कि अभी कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। याद आया कुछ? तो भापना यानी समझ गया था, पेड़ ये जान गया था कि अब कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। तो भापने का अर्थ क्या होता है? समझना। जब कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो हमें उसका आभास पहले से हो जाए, उसका एहसास पहले से हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? भापना या समझना।
प्रॉब्लम भी हो सकती है, अच्छी बात हो सकती है, कोई भी बात जिसके बारे में हम पहले से थोड़ा सा हमें एहसास होने लगे कुछ होने वाला है, उसे कहते हैं भावना समझना। अब देखिए प्रत्यक्ष क्या होता है। बच्चे प्रत्यक्ष होता है जो हमारी आंखों के सामने होता है। कोई भी चीज जो हमारी आंखों के सामने होती है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। आपको पता है प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परोक्ष। परोक्ष क्या होता है? पर यानी दूसरे के अक्ष यानी सामने। जो कोई चीज किसी दूसरे के सामने होती है यानी हमारे सामने नहीं हुई है। जब कोई चीज हमारी आंखों के सामने होती है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो चीज हमारे सामने नहीं होती उसे कहते हैं परोक्ष। दूसरे के सामने होती है, पर यानी दूसरे के, अक्ष यानी सामने, लेकिन हमारे सामने नहीं हो रही। प्रत्यक्ष प्रति यानी हमारे, अक्ष यानी सामने। जो चीज हमारे सामने नहीं होती उसे कहते हैं परोक्ष, और जो चीज हमारे सामने होती है आंखों के सामने उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। अब देखिए सटीक क्या होता है। सटीक यानी उत्तम थी, बिल्कुल एग्जैक्ट, एक्यूरेट, जो वर्ड आप यूज करते हैं एक्यूरेट, एग्जैक्ट, उसे कहते हैं बिल्कुल ठीक, अर्थात सटीक। पेंशन क्या होती है? पेंशन होती है जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर से ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज को कुछ समय बाद रिटायर कर देते हैं। रिटायर करने जब उन्हें लगता है कि इनकी कार्य क्षमता में कमी आ गई है। गवर्नमेंट सर्वेंट की तो जो हमारी जो रिटायर की होती है वो होती है बच्चों 60 ईयर्स, कुछ में 65, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की 65 की होती है, किसी की 65 होती है और ऑलमोस्ट 60 होती है। तो 60 ईयर्स बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, नौकरी से निकालते नहीं है, रिटायर करते हैं। नौकरी से निकालते नहीं है, रिटायर करते हैं। रिटायर का मतलब क्या होता है कि अब उनकी कार्य क्षमता उतनी नहीं है जितनी पहले थी, इस वजह से वो उन्हें काम से रिटायर करते हैं। उस जो उन्होंने अब तक उनके लिए कार्य किया, जो भी उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स या प्राइवेट सेक्टर में हो, अपनी फर्म के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए या अपनी किसी भी संस्था के लिए जो काम किया होता है, उसकी एवरेज में सरकार उन्हें रिटायर होने के बाद कुछ पैसे हर महीने देती है, कुछ पैसे हर महीने देती है। उस महीने उस पैसे को कहते हैं हम पेंशन, यानी सेवा के बदले आपने जो भी सेवा की किसी फॉर्म में, उसके बदले वृद्धावस्था यानी 60 के बाद वृद्धावस्था होती है में मिलने वाली धनराशि, उस सेवा के बदले जो आप उस फॉर्म को दे चुके हैं उसके बदले आपको मिलती है। आपको पता है अब तो हमारे गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयज है उनको पेंशन मिलेगी नहीं। जो 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें एक कुछ राशि उनके जो अकाउंट है उसमें डाल कर जिस वक्त तो रिटायर होंगे। पहले जो लोग थे उनको पेंशन नहीं मिलती। तो पहले की कहानी इसलिए पहले की बात कर रहे हैं। इंतजाम का अर्थ होता है बच्चों प्रबंध, और दक्ष का अर्थ होता है किसी कार्य में निपुण। अब देखिए इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं हम, तो महिपाल सिंह के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। महिपाल सिंह कौन थे, कितने जिंदादिल व्यक्ति थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस पाठ में लेखक ने सीमा पर शत्रु के साथ युद्ध करते हुए बम फटने के कारण कंधे तक अपना दाहिना हाथ खो देने वाले महिपाल सिंह की जिंदादिली और कर्मठता का वर्णन किया है। यानी इस पाठ में किस चीज का वर्णन किया गया है कि एक जो सिपाही था, एक जो सैनिक था, उसके साथ क्या हुआ, सीमा पर शत्रु से युद्ध लड़ते वक्त अचानक से कोई बम फटा और उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया। दाहिना यानी ये वाला। ऑलमोस्ट 99% लोग अपने राइट हैंड से वर्क करते हैं, उनका राइट हैंड जो था महिपाल सिंह का वो बम फटने की वजह से क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो यानी कट ही गया, मान लीजिए खराब खत्म हो गया था, या तो उस वक्त कट गया होगा, नहीं तो जब उनका ट्रीटमेंट हुआ तब उन्हें कटवाना पड़ा, क्योंकि यदि वो नहीं कटवाते तो शायद उनके, हम चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या हुआ था। लेकिन यदि उनकी क्या हुआ, अपने शरीर की वजह से रक्षा करते करते उन्हें एक हाथ खोना पड़ा। तो राइट हैंड जब हम खो देते हैं तो आप बताइए लेफ्ट हैंड से कैसे काम करेंगे। जो लोग सिर्फ राइट हैंड से काम करते हैं उनके लेफ्ट हैंड से काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, कठिन अभ्यास पर बाएं हाथ से सुंदर अक्षर लिखने वाले और संपादक बन चुके महिपाल सिंह ने सिद्ध कर दिया
क्या सिद्ध किया उन्होंने? देखिए उन्होंने अपना राइट हैंड खो दिया था और अपने लेफ्ट हैंड से उन्होंने क्या किया था? लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस की थी। और फिर वो लेफ्ट हैंड से कैसे अक्षर लिखते थे? सांचे में ढले हुए अक्षर। बताया मैंने सांचे ढले अक्षर क्या होते हैं। तो देखिए स्वयं चिंतन द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपना स्वयं चिंतन करे, यदि वो स्वस्थ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करे, अगर हम कहते अपनी किसी कमी की वजह से अपने आप को वो करें नीचे, अपने आप को निम्न माने, अपने आप को ऐसा माने कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो हम क्या होंगे? हम हताश हो जाएंगे। और यदि हम सोचेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी कमी है उसको हमें अपनी ताकत बनानी है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चिंतन द्वारा विकलांगता की भावना पर विजय पाना संभव है। यदि हमारा जो चिंतन है वो स्वस्थ है, यदि हम फिट हैं, एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, तो सिर्फ फिजिकल हेल्दी नहीं, मेंटली हेल्दी हैं, तो हम हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों। सुबह के 10 बज रहे थे, मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम था महिपाल सिंह। क्या नाम था? महिपाल सिंह। अभी बताया मैंने आपको महिपाल सिंह कौन थे? एक सिपाही थे, एक सैनिक थे, जो देश की रक्षा करते वक्त बम फट जाने की वजह से अपना दाहिना हाथ खो चुके थे। अब देखिए इसके बारे में। चिट्ठियां तो बराबर आती ही रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण था चिट्ठी की लिखावट। लिखावट अर्थात लिखाई बड़ी सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था, यानी मोल्ड में डाल डाल के अक्षर फिट कर दिए हों ऐसा लगा। टाइप करता है तो एकदम इक्वल अक्षर आते हैं ऊपर सारे अल्फाबेट्स, वो वाली बात। महिपाल सिंह में मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास यानी अचानक ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार अर्थात 32 पेज थे उस सप्ताह में एक बार छपने वाले न्यूज़पेपर में। वो वीक में एक बार आता था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? साप्ताहिक। शुरू से लेकर अंत तक गांव की सभी बातें छपी थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छाट छाट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें थी। मैं अखबार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेजी। दूसरा अंक कब आएगा? अगले नेक्स्ट। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थी। वे कभी कविता मांगते, कभी कहानी मांगते। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। लगभग 60-1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने लिए एक पत्र लिखा। यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे घर पर ही ठहरना। यानी महिपाल सिंह ने हमसे रिक्वेस्ट की कि यदि आप कभी मेरे शहर आए तो कहाँ रुके? मेरे घर पर। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन जरूर करूँगा। संयोग की बात है 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी थी। नियत तिथि पर मैं और बारात में सम्मिलित होने गया था। जब बारात से छुट्टी पाया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे, अर्थात कहाँ बैठे थे? अपने घर के बाहर। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह कहे उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी आप क्षमा कीजिएगा। क्षमा क्यों मांगी? क्योंकि उन्होंने पहचान नहीं पाए थे। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। यानी मैं कुछ बोलना चाहता था, उससे पहले मेरी आंखें कहाँ पड़ी? मेरी नजर उनके हाथों पर। उनका एक ही हाथ था, वो भी कौन सा था? बायां हाथ अर्थात लेफ्ट हैंड। दायां हाथ कंधे पर कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण के लिए मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौन थे। यानी जब मैंने देखा कि उनका राइट हैंड है ही नहीं तो मेरे मन के अंदर क्या हुए? बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। क्या वह किसी व्यक्ति की
क्या यह बाएं हाथ से भी सुंदर अक्षर लिख सकता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। जब महिपाल सिंह ने पूछा क्या देख रहे हैं, तो क्या यह है आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल सिंह, एक हाथ का आदमी? अरे भाई, यह जीवन है, जीवन में क्या हो सकता है, कुछ नहीं जानता कोई भी। अर्थात महिपाल सिंह का राइट हैंड नहीं था, उसके बावजूद भी वो अपने लेफ्ट हैंड से बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। आप तो मेरी मन की बात भाग गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है क्या? महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं में होते हैं वही बाएं में भी होते हैं। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 की है। मैं 40 वर्ष की उम्र में फौज में था। मैं निशाना मारने में बहुत तेज था। बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। संयोग की बात है, मुझे मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही घूम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा, मुझे अस्पताल में ले जाया गया। महीनों तक अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ, सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। जो हम रिटायरमेंट वर्ड बोलते हैं उसे कहते हैं हम सेवा से मुक्त कर देना। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूँगा? मैंने उत्तर दिया, मैं कुछ पढ़ूंगा, लिखूंगा, उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया था। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लेख लिखे। वे सब चीजें मेरे पास हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। अर्थात जो राइट हैंड से लिखता था वो व्यक्ति राइट हैंड को जाने पर अपने लेफ्ट हैंड को यूज करने लगा और लेफ्ट हैंड की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी कि अक्षर कहते थे सांचे में ढले हुए। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में रखी हुई सारी बुक्स अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े हुए अक्षर थे, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए, फिर गोल गोल सुंदर अक्षर, सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, दसरी आवत जावत पे सिर पर पड़त निशान, मगर आज अपनी आंखों से लक्ष्य देख लिया। इतना कहने पर मैंने महिपाल सिंह से विदा ली। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करें। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।